प्यारे बच्चों, हम आनुवांशिकता एवं जैव विकास चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर के पिछले 2 लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कैसे जैव विकास द्वारा आज हमारे आसपास विभिन्न प्रकार की स्पीसीज हैं। तो जो जैव विकास होता है वह क्रमिक एवं धीरे धीरे होता है। मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद जब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई तो केवल एक कोश की जीव थे और एक कोश की सरल जीवों से ही बहुकोश की जीव, सरल जीव और उसके बाद बहुकोश की जटिल जीव बने। और आज जो हम अपने आसपास लाखों स्पीशीज देखते हैं, यह अगर हम काल के क्रम में कहानी के रूप में पीछे जाएं तो हम देखते हैं कि सभी एक ही जाति से उत्पन्न हुए हैं। इसका पता हमें कैसे लगता है कि सभी एक ही जीव से जन्म लिए होंगे? ये हमें कैसे पता लगता है? यह हमें 3 बातों से पता लगता है। एक तो इस बात से कि सारे ही सजीवों में कोशिका होती है। दूसरा, सारे ही सजीव जो हैं वे एक ही तरह के जैव प्रक्रम अपनाते हैं। जैसे जितने भी सजीव हैं वे सभी सांस लेते हैं, उत्सर्जन करते हैं, परिवहन करते हैं, पाचन करते हैं। तो सभी जीवों का यह जो आंतरिक गुण है वह सभी जीवों में समान है और सभी जीव कोशिका द्वारा ही उत्पन्न होते हैं, चाहे वो बहुकोशिकीय जीव हों चाहे एक कोशिकीय जीव हों। तो काल के क्रम में पीछे जाने पर हमें पता लगता है कि समान गुण या लक्षण वाले अगर जीवों को हम वर्गीकरण करें तो जो समान लक्षण वाले जीव होते हैं वो वर्गीकरण के आधार पर एक समूह में आते हैं। तो उनके आधारभूत लक्षण एक से होते हैं और उससे हमें पता लगता है कि उनके पूर्वज कभी एक समान रहे होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे एक स्पीसीज से, सिंगल स्पीसीज से बहुत सारी स्पीसीज बनी होंगी। यह केवल कुछ सालों या कुछ 100 सालों की कहानी नहीं है, यह करोड़ों सालों की कहानी होती है। एक नई स्पीसीज बनने की शर्त ये होती है कि जो नई स्पीसीज होगी अगर वह किसी पूर्वज से बनी होगी तो वह नई तब कहलाएगी जब उसी पूर्वज के साथ जनन करने में वह असमर्थ हो। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक स्पीसीज के सदस्य अगर आपस में जनन करते हैं तो वो एक स्पीसीज के हैं। तो अगर एक ही पूर्वज से कई स्पीसीज बनती हैं तो वो नई तब कहलाएंगी जब वह अपने पूर्वज से जनन ना कर सकें और जनन करके संतान उत्पत्ति ना कर सकें। तो ऐसा कब संभव होता है? जबकि आनुवांशिक विचलन, प्राकृतिक चयन एवं भौगोलिक पृथक्करण के कारण क्या हो, कुछ ऐसे विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाएं जो पूर्वज समष्टि से बिल्कुल ही अलग हों। और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक हम नहीं कहेंगे कि एक नई जाति का जन्म हुआ है। उदाहरण के लिए जैसे हम समष्टि जेड ले लेते हैं। एक समष्टि है जेड, कुछ जीवों की, एक समान जीवों की एक समष्टि है स्पीसीज। उस समष्टि से आनुवांशिक विचलन के कारण उपसमष्टि Z1 और उपसमष्टि Z2 बनती है। फिर ये दोनों उपसमष्टियाँ बीच में नदी या पहाड़ इत्यादि आने से भौगोलिक रूप से बिल्कुल एक दूसरे से अलग हो गई। उसके बाद इनकी आगे उत्तरोत्तर पीढ़ियाँ बढ़ती जाएंगी और Z1 और Z2 में विभिन्न परिवर्तनों का संग्रहण होएगा। क्योंकि जब आनुवांशिक विचलन होता है, क्योंकि जब भी DNA प्रतिकृति बनती है तो कुछ ना कुछ उसमें विभिन्नताएं आती ही हैं। DNA प्रतिकृति बनते समय आनुवांशिक पदार्थों में विभिन्नता आने से अगली पीढ़ी में कुछ विभिन्नताएं आ जाती हैं और जब उत्तरोत्तर ये विभिन्नताएं बढ़ते जाती हैं हर पीढ़ी में तो Z1 और Z2 में विभिन्न परिवर्तनों का संग्रहण होता है। और अचानक आए हुए आनुवांशिक विचलन के कारण यदि वह आनुवांशिक विचलन प्राकृतिक चयन भी हुआ हो, आनुवांशिक विचलन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जीव जीवित ही न रह सके। अगर प्रकृति उस परिवर्तन का चयन कर लेती है तो कई पीढ़ियों के बाद जब Z1 और Z2 आपस में जनन करने में असमर्थ हो जाएं, तब हम कहेंगे कि नई स्पीसीज बनी है। 2 नई स्पीसीज बनी हैं, ठीक है, एक स्पीसीज 1 और एक स्पीसीज 2।
तो हमने क्या कहा, जब एक ही पूर्वज जेड से यह पैदा हुए हैं, लेकिन ये कब कहलाएंगे, इस जेड से दो स्पीसीज कब कहलाएंगी कि वो दो अलग अलग स्पीसीज हैं, जब इसी समष्टि से बने हुए दो उपसमष्टियाँ जो हैं आपस में ऐसे अलग हो जाएं कि कभी आपस में ना मिल सकें। फिर उनमें उनकी बहुत सारी पीढ़ियाँ आगे बढ़ती जाएंगी और उसके बाद उनमें परिवर्तनों का संग्रहण होता रहेगा। फिर उनमें अचानक आनुवंशिक विचलन कुछ ज़्यादा हो जाएगा और उस विचलन का प्राकृतिक चयन भी होना चाहिए। और उसके बाद कई पीढ़ियों के बाद जब Z1 और Z2 आपस में जनन करने में असमर्थ हो जाएं, तब हम कहेंगे कि दो स्पीसीज का जन्म हुआ है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि आनुवंशिक विचलन और प्राकृतिक चयन दोनों ही नई स्पीसीज के जन्म देने के उत्तरदायी कारक हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि प्राकृतिक चयन कैसे एक स्पीसीज की उत्तरजीविता के लिए लाभदायक है। एक कहानी के रूप में मैं आपको बताऊंगी कि प्राकृतिक चयन द्वारा उत्तरजीविता में वृद्धि कैसे हो सकती है। ठीक है, आनुवंशिक विचलन के द्वारा नई स्पीसीज कब जन्म लेगी, जब डीएनए में पर्याप्त परिवर्तन हुआ हो और गुणसूत्रों की संख्या में भी परिवर्तन हुआ हो। ठीक है, थोड़ा बहुत आनुवंशिक विचलन के कारण नई स्पीसीज का जन्म नहीं होता। नई स्पीसीज का जन्म तब होता है जब डीएनए में बहुत परिवर्तन हुआ हो और गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हुआ हो। लेकिन फिर मैं आपको बताना चाहूँगी, केवल आनुवंशिक विचलन की वजह से ही नई स्पीसीज का जन्म नहीं होता, उसके साथ साथ भौगोलिक पृथक्करण और प्राकृतिक चयन भी होना चाहिए। और प्राकृतिक चयन कैसे किसी की उत्तरजीविता में वृद्धि कर सकती है, जैसे माना एक झाड़ी में लाल रंग के भृंग हैं, लाल रंग के भृंगों में आपस में जनन होता है, तो अगर पहली पीढ़ी में सभी लाल रंग के भृंग पैदा होते हैं और आपस में जनन करते हैं तो उनकी संख्या में वृद्धि होगी। लेकिन माना एक हरे रंग का भृंग आनुवंशिक विचलन के कारण पैदा हुआ और हरे रंग के भृंग जब आपस में जनन करेगा, हरे रंग का भृंग जब लाल रंग के भृंग के संग जनन करेगा तो फिर धीरे धीरे हरे रंग के भृंगों में वृद्धि होने लगेगी। तो दो हो सकता है कि सभी लाल रंग के भृंग हों और वो जनन करेंगे, अपनी संख्या में वृद्धि करेंगे। लेकिन एक चीज़ और हो सकती है आनुवंशिक विचलन के कारण कि अचानक एक हरे रंग का भृंग उत्पन्न हो जाए और जनन द्वारा वह अपनी संख्या में हरे रंग में वृद्धि करे। अब क्या होते हैं, उस झाड़ी के आसपास कौवे मंडरा रहे हैं। कौवे लाल रंग को पहचान कर खा लेते हैं, क्योंकि झाड़ियों में लाल रंग साफ दिखता है तो कौवे लाल रंग के कीड़ों को खा लेते हैं। तो लाल रंग के भृंगों की संख्या में कमी होती है और हरे रंग के भृंगों की संख्या में वृद्धि होने लगती है धीरे धीरे हर एक पीढ़ी के बाद। तो इससे निष्कर्ष ये निकला कि हरे भृंगों को प्राकृतिक चयन का लाभ हुआ, क्योंकि वे हरी झाड़ियों में कौवे को नहीं दिखते थे। ठीक है, तो यहाँ पर प्राकृतिक चयन किसने किया, कौवे ने किया, कौवे ने प्राकृतिक चयन किया। इसका मतलब है कि उस झाड़ी के आसपास अगर कौवे होते ही नहीं तब तो लाल रंग के भृंग और हरे रंग के भृंग होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चूंकि कौवे हैं और वे लाल रंग के भृंगों को खा जाते हैं, तो अचानक आनुवंशिक विचलन के कारण हरे रंग के भृंग का होने से लाभ हुआ और वो उनकी संख्या में वृद्धि होने लगी। तो हरे भृंगों को प्राकृतिक चयन का लाभ हुआ। इसका मतलब कि ये प्राकृतिक चयन लाभदायक हुआ, क्योंकि वे हरी झाड़ियों में कौवे को नहीं दिखते थे। यह प्राकृतिक चयन कौवे द्वारा किया गया, यह अनुकूल रहा कि समष्टि पर्यावरण में अच्छी तरह रह सके। इसका मतलब यह प्राकृतिक चयन अनुकूल, प्रकृति के अनुकूल रहा और इसकी वजह से समष्टि पर्यावरण में अच्छी तरह से रह सकती है हरे रंग की समष्टि। अब वही कहानी अगर दूसरी तरीके से कही जाए तो माना लाल रंग के भृंग हैं, लाल रंग के भृंग या कीट हैं, वे आपस में जनन करते हैं, तो फिर वही बात होगी कि या तो सभी लाल रंग के भृंग होंगे और वह अपनी संख्या में वृद्धि करेंगे, या फिर आनुवंशिक विचलन के कारण अचानक एक नीले रंग का भृंग भी पैदा हो गया और जब वह आपस में जनन करने लगे तो नीले रंग की संख्या में वृद्धि होने लगी। लेकिन यहाँ पर आप जानते हैं कि कौवा लाल और नीले भृंगों को पहचान कर खा जाते हैं। यहाँ पर नीले रंग का होना प्राकृतिक चयन के अनुकूल नहीं है, क्योंकि नीले रंग के भृंग को भी कौवा वैसे ही खा लेगा जैसे लाल रंग के, क्योंकि कौवा दोनों को देख लेता है, तो दोनों की संख्या में कमी होगी। लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि सभी लाल रंग के भृंग थे, केवल एक नीले रंग का था, तो अभी नीले रंग को भृंगों की संख्या में कमी है और लाल रंगों की भृंगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो कौवे दोनों को ही छांट के खा लेते हैं, लेकिन फिर भी लाल रंग के भृंग अभी ज़्यादा हैं। फिर अचानक क्या होता है, कहानी नया मोड़ लेती है। अचानक झाड़ी में हाथी आ जाता है और झाड़ी को रौंद देता है, तो संयोग से नीले रंग के भृंग बच जाते हैं। तो यहाँ पर संयोग हुआ, ना कि नीले रंग का प्राकृतिक चयन हुआ। संयोग ये हुआ कि हाथी आया और झाड़ी से सारे लाल रंग के कीड़ों को रौंद गया
और नीले रंग के भृंग बच गए। तो इसका मतलब है रंग परिवर्तन से अस्तित्व के लिए कोई लाभ नहीं मिला। रंग परिवर्तन से वे भृंग बच जाएंगे ऐसा नहीं हुआ, लेकिन एक दुर्घटना या संयोग से एक रंग की समष्टि बच गई जिसमें समष्टि का स्वरूप बदल गया और लाल रंग की सारी समष्टि नष्ट हो गई और सारा ही समष्टि का स्वरूप बदल गया, यानी कि समष्टि नीले रंग की हो गई। छोटी समष्टि में दुर्घटनाएं किसी जीन की आवृत्ति को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए अगर समष्टि छोटी है यानी कि उसमें जीवों की संख्या कम है तो एक छोटी दुर्घटना भी उसके पूरे समष्टि के को प्रभावित कर सकती है और समष्टि का स्वरूप बदल सकता है। ठीक है, तो अब आगे मैं इस बात पे आऊंगी कि प्राकृतिक चयन जो है वह जैव विकास के लिए प्राकृतिक चयन और आनुवंशिक विचलन दोनों आवश्यक है और भौगोलिक पृथक्करण भी आवश्यक है। लेकिन इस संबंध में कई वैज्ञानिकों के अलग अलग दावे हैं। जितने भी जैव वैज्ञानिक हैं वो सब यही नहीं कहते कि जैव विकास एक क्रमिक विकास है। कहने का मतलब है कि आनुवंशिक विचलन के कारण विभिन्नताएं संचित होती जाती हैं और अगर उनका प्राकृतिक चयन होता है और उनके बीच भौगोलिक पृथक्करण हो जाता है तो कई पीढ़ियों के बाद, उत्तरोत्तर कई पीढ़ियां आगे जाने के बाद एक नई स्पीशीज का जन्म होता है। लेकिन इस पर कई वैज्ञानिकों के अलग अलग धारणाएं हैं। जैसे डार्विनवाद, डार्विन ने क्या कहा? चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया जिसमें कहा गया कि एक छोटी छोटी विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी स्थापित और प्रबल होती जाती हैं। चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया जिसमें उन्होंने कहा कि छोटी छोटी विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी स्थापित और प्रबल होती जाती हैं। जो विभिन्नताएं वातावरण के अनुकूल होती हैं ऐसे जीव जीवित रहते हैं और कई पीढ़ियों के बाद ये विभिन्नताएं एकत्रित होकर नई प्रजाति का विकास करती है। ठीक है, यदि प्रकृति के अनुकूल विभिन्नताएं हैं यानी डीएनए माता पिता से संतान की प्रतिकृति बनते समय अगर डीएनए में आनुवंशिक विचलन अनुकूल होता है तो कई पीढ़ियों के बाद विभिन्नताएं एकत्रित होकर नई स्पीशीज को जन्म देती हैं। जैसे उन्होंने कहा कि शेर, चीता, बिल्ली, तेंदुआ इन सभी का विकास एक ही पूर्वज से हुआ होगा। ठीक है, तो शेर, चीता, बिल्ली और तेंदुए के पूर्वज कभी एक ही रहे होंगे और आनुवंशिक विचलन और प्राकृतिक चयन के बाद धीरे 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 इनसे शेर, चीता, बिल्ली और तेंदुआ नामक स्पीशीज बनी होंगी। लेकिन लेमार्क ने जो बात कही वो अलग है। लेमार्क ने उपार्जित लक्षणों की वंशावली का सिद्धांत दिया कि अंगों के अधिक उपयोग अथवा अनुपयोग के फलस्वरूप उत्पन्न विभिन्नताएं अंगों के अधिक उपयोग तथा अनुपयोग के फलस्वरूप उत्पन्न विभिन्नताएं उपार्जित कहलाते हैं। ये लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते रहते हैं और अनेक पीढ़ियों के बाद की संतानें अपने पूर्वज से भिन्न हो जाती हैं और नई पीढ़ियां, नई जातियां बन जाती हैं। तो जो लेमार्क ने कहा, उन्होंने कहा कि डार्विन ने और अगर हम मेंडल को लें तो उन्होंने ये कहा कि केवल जो वंशागत लक्षण होते हैं यानी कि जो बच्चे में डीएनए से, माता पिता के डीएनए से बच्चे में आते हैं वही लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते हैं। लेकिन लेमार्क ने ये कहा कि अगर उपार्जित लक्षण भी हैं तो कई पीढ़ियों के बाद वे भी आनुवंशिक होने लग जाते हैं। उपार्जित लक्षण का मतलब ये है कि जैसे जिराफ जो है पहले जब अफ्रीका के घने जंगलों में रहता था तो उसकी गर्दन छोटी होती थी, लेकिन जब वह वहाँ से निकला और रेगिस्तानी इलाकों में पहुंचा तो घास खाने के लिए उसको अपनी गर्दन जो है वो ऊंची उठानी पड़ती थी। तो कुछ पीढ़ियों के बाद जिराफ की गर्दन जो है, जिराफ के बच्चों की गर्दन खींचने के कारण लंबी होने लगी और कुछ समय के पश्चात ये उपार्जित लक्षण वंशागत होने लग गए पीढ़ी दर पीढ़ी। ठीक है, कहने का मतलब है कि जिराफ की लंबी गर्दन उसकी उपार्जित लक्षण था, यानी कि आनुवंशिक रूप से लंबी गर्दन जिराफ की नहीं थी पुराने समय में, प्राचीन समय में। लेकिन घास खाने के लिए जब वो गर्दन ऊंची ऊंची उठाने लगा तो धीरे धीरे उसकी गर्दन ऊंची हो गई और कुछ समय बाद पीढ़ी दर पीढ़ी उपार्जित लक्षण जो हैं वो आनुवंशिक हो गए, यानी कि अब उनके बच्चों की गर्दन लंबी होने लगी। पीढ़ियों के बाद की संतानें अपने पूर्वजों से भिन्न हो जाती हैं और नई जातियां बन जाती हैं, जैसे जिराफ की गर्दन। ठीक है, उसी तरीके से एक और जैव वैज्ञानिक हैं ह्यूगो डी ब्रीज। उन्होंने कहा कि नई जीव जातियों की उत्पत्ति एक ही बार में स्पष्ट और स्थायी आकस्मिक परिवर्तन के कारण होती है। जैसे हमने कहा कि जैव विकास जो है कई पीढ़ियों के और कई लाख सालों के क्रमिक परिवर्तन के बाद हुआ है, यानी कि एक सिंगल जीव से, एक कोशिकीय जीव से इतनी लाखों प्रजातियों को बनने में लाखों वर्ष लगे हैं। लेकिन
ह्यूगो डी ब्रीज ने कहा कि ऐसा नहीं है, कभी कभी नई जातियों की उत्पत्ति अचानक भी हो सकती है, क्योंकि अगर आनुवांशिक विचलन बहुत अधिक हो गया, यानी आकस्मिक परिवर्तन हो गया डीएनए में, तो उसके कारण जो है छोटी छोटी विभिन्नताएं जो हैं पीढ़ी दर पीढ़ी संचय होने के कारण एक जीव जातियों से एक ही बार में स्पष्ट एवं स्थायी आकस्मिक परिवर्तन के कारण होता है। और उन्होंने कहा कि छोटी छोटी क्रमिक विभिन्नताओं के पीढ़ी दर पीढ़ी संचय होने के कारण ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ह्यूगो डी ब्रीज का कहना था कि जो नई जातियां हैं वो आकस्मिक परिवर्तन के कारण बहुत कम समय में भी उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि उसके लिए उन्हें लाखों या हजारों वर्षों का सफर तय करना पड़े। अगर डीएनए में जो परिवर्तन है वह बहुत अधिक हो जाए और आकस्मिक हो जाए तो एक ही बार में नई स्पीशीज का जन्म भी हो सकता है, ना कि छोटी छोटी क्रमिक विभिन्नताओं के पीढ़ी दर पीढ़ी संचय होने के कारण। ये ह्यूगो डी ब्रीज का उत्परिवर्तनवाद कहलाता है। ठीक है, ये तो अलग अलग जैव वैज्ञानिकों की बात है। अब उन विशेष बातों की ओर जाते हैं जिससे कि हमें लगता है कि कभी हमारे पूर्वज जो हैं वो एक ही रहे होंगे लाखों वर्ष पहले और उसी से सभी जीव पैदा हुए होंगे। जैसे अगर हम जंगली गोभी की बात करें तो जंगली गोभी को से अगर हम फूले हुए भाग को उसका सेलेक्ट करते हैं तो गांठ गोभी बनती है। पुष्पों की वृद्धि को रोक दें तो ब्रोकली बनती है। फूलों की वृद्धि को होने दें तो फूल गोभी बनती है। और केवल चौड़ी पत्तियों को ही सेलेक्ट करें तो केल नामक सब्जी बनती है। और पत्तियों के बीच की दूरी को कम कर दें तो पत्ता गोभी बनती है। उपरोक्त सभी एक ही जनक से उत्पन्न हुए हैं। तो यह जंगली गोभी के ही रूप हैं। अगर इसमें किसानों ने गोभी का प्राकृतिक चयन किया, यहाँ पे प्राकृतिक चयन नहीं किया, किसानों ने खुद गोभी के इतने रूपों को जन्म दिया, तो यह कृत्रिम चयन हुआ क्योंकि यह व्यक्ति के द्वारा किया गया। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जितनी प्रकार की गोभियां होती है, चाहे गांठ गोभी हो, ब्रोकली हो, फूल गोभी हो, पत्ता गोभी हो, केल हो, इन सभी की जन्म जो है जंगली गोभी एक से हुआ है और यह एक ही जंगली गोभी के जो हैं जनक से उत्पन्न हुए। उपरोक्त सभी एक ही जनक से उत्पन्न हुए हैं और अब इनका रूप अलग अलग है। तो अतः बहुत अधिक भिन्न दिखने वाली संरचनाएं एक समान परिकल्प से विकसित हो सकती हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि दो जीव बहुत अधिक भिन्न दिखते हैं लेकिन उनकी आंतरिक संरचना समान होती है और इससे पता लगता है कि उनके पूर्वज एक ही रहे होंगे। अब आ जाएं मनुष्य की। कुछ समय पहले तक कहा जाता था कि मनुष्य अलग अलग स्पीशीज का सदस्य है। कहने का मतलब भारत का मनुष्य अलग स्पीशीज है, इंग्लैंड का अलग है, अमेरिका का अलग है। लेकिन बाद में जब हमने इस पर जैव विकास के क्रम में जब मानव विकास की कहानी पर ध्यान दिया गया तो पता चला कि मानव एक ही स्पीशीज का सदस्य है। क्यों? आप सभी जानते हैं क्यों। क्योंकि मनुष्य चाहे अमेरिका का हो या इंग्लैंड का हो, भारत का हो, अफ्रीका का हो, कहीं का भी हो, वे आपस में जनन करके संतान उत्पन्न कर सकते हैं। इसका मतलब वे एक ही स्पीशीज के सदस्य हैं और मनुष्य की स्पीशीज का नाम है होमो सैपियंस। ठीक है, तो इसका मतलब है कि प्राचीनतम समय में जब दुनिया में पहले मनुष्य का जन्म हुआ होगा और उसके पूर्वज कोई और रहे होंगे तो उस पहले मनुष्य से ही सारे मनुष्य बने हैं। और जो पहला मनुष्य है वो अफ्रीका में खोजा गया। जो पहले मनुष्य, प्राचीनतम मनुष्य, इस पृथ्वी पर सबसे पहले मनुष्य के जो छाप हैं वो अफ्रीका में खोजी गई। अफ्रीका से ये जो मनुष्य है वह भोजन की खोज में, अच्छे जीवन स्तर की खोज में दुनिया के विभिन्न भागों में फैल गए, जैसे फिलीपींस, इंडोनेशिया के द्वीप, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ की ओर इन्होंने सफ़र किया। तो कभी वो विभिन्न समूहों में आगे गए और कभी फिर पीछे भी लौट आए। कई बार वह बेहतर जीवन के लिए आगे गए होंगे लेकिन जब उनकी सामने विषम परिस्थितियाँ आई होंगी तो वो वापस भी लौट गए। समूह कई बार परस्पर विलग हो गए, कई बार समूह आपस में जुदा भी हो गए, कभी अलग होकर विभिन्न दिशाओं में आगे बढ़े और कुछ वापस आकर फिर से मिल गए। तो इसका मतलब है उत्खनन, समय निर्धारण, जीवाश्म अध्ययन, डीएनए अनुक्रम का निर्धारण मानव विकास के अध्ययन का प्रमुख साधन है। कैसे हमें पता चला कि मनुष्य जो है वह एक ही जगह से पूरी दुनिया में फैला? इसका कारण है जब जैव विकास के प्रक्रम में वैज्ञानिकों ने देखा होगा कि उत्खनन,
समय निर्धारण, जीवाश्म अध्ययन, इन सबको देखा होगा। डीएनए अनुक्रम, मनुष्य के अंदर का डीएनए देखा होगा। तो इससे मानव विकास के अध्ययन में सहायता मिली है। और जो मनुष्य है वह क्यों पूरी दुनिया में फैले, एक ही जगह से उत्पत्ति के बाद भी वह पूरी दुनिया में फैले, क्योंकि वह अपने जीवन को सर्वोत्तम तरीके से जीने के प्रयास में चारों ओर फैल गए। वे अपने जीवन को सर्वोत्तम तरीके से जीना चाहते थे, जीने का प्रयास कर रहे थे, इसलिए वह चारों ओर फैल गए। लेकिन वे मूल रूप से अफ्रीका में पाए गए और सारी दुनिया के मनुष्य जो हैं वो एक ही स्पीसीज के सदस्य हैं। ठीक है, तो इस तरीके से नई जातियों की उत्पत्ति जो होती है वह प्राकृतिक चयन, आनुवंशिक विस्तरण और भौगोलिक पृथक्करण के मिले जुले प्रभाव के कारण होती है। और यह इसमें कई वर्षों का समय लगता है। यह क्रमिक होता है। उत्तरोत्तर जब विभिन्नताओं की वृद्धि होती है और उनका प्राकृतिक चयन होता है और दो समष्टियों के बीच जब भौगोलिक पृथक्करण हो जाता है तो कुछ समय पश्चात दो समष्टियां ऐसी पैदा होती हैं जो एक ही पूर्वज की होते हुए भी आपस में जनन नहीं कर सकती। तब हम कहते हैं कि नई स्पीसीज का जन्म हुआ है। इसी प्रकार से सारी हमारे आसपास की लाखों स्पीसीज इसी प्रकार से जन्म लेती हैं।